आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कैंपस में। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का आंतरिक भाग को हम अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो आज तक कोई पहुँच सका है और ना पहुँच सकता है। या समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या फिर सुनामी की लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पृथ्वी का निर्माण करने वाली भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी का जो निर्माण करती है दोस्तों क्रस्ट, पृथ्वी का निर्माण करने वाली भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट से क्रोट तक जो पृथ्वी है दोस्तों, वो कई पदार्थों की परतों के रूप में, लेयर्स के रूप में विभाजित है। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंधों में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। हम इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, भूगर्भ की जानकारी के साधन को हम जुटाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है। आपको एनसीईआरटी बुक्स में 6370 लिखा मिलेगा, कई बुक्स में 6371 भी लिखा मिलेगा। पृथ्वी की जो आंतरिक त्रिज्या है, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है दोस्तों, वो 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सके, उसका निरीक्षण कर सके और वहाँ के जो पदार्थ हैं उनका कुछ नमूना प्राप्त कर सके। पृथ्वी की संरचना, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थों के आधार पर भी विश्लेषण किया जा सकता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके विषय में हमारी जो अधिकतर जानकारी है वो परोक्ष रूप से अनुमानों पर आधारित है और कुछ जानकारी इसका भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों के आधार पर भी आधारित है। अब हम दोस्तों समझते हैं कि प्रत्यक्ष परीक्षण है क्या। तो प्रत्यक्ष स्रोत जो है दोस्तों, वो पृथ्वी में सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ जो है वो धरातलीय चट्टानें हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। जो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें हैं वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि इससे अधिक गहराई पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। आज तक का सबसे गहरा जो प्रवेदन हुआ है, जो सबसे गहरा छिद्र हुआ है, वो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र, यहाँ पे दोस्तों कोला क्षेत्र होगा, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक किया गया है। विभिन्न गहराइयों से प्राप्त पदार्थों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी असाधारण जानकारी प्राप्त होती है। अब दोस्तों, अगर अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें तो अप्रत्यक्ष स्रोतों में दोस्तों जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुए, ये भी एक प्रत्यक्ष स्रोत की जानकारी है। ये एक अन्य स्रोत है। इससे निकले लावा का प्रयोग हम प्रयोगशालाओं में अन्वेषण के लिए करते हैं। अगर अप्रत्यक्ष स्रोत देखें दोस्तों, तो खनन क्रियाओं से प्राप्त जो पदार्थ है उससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में बढ़ने से यानी गहराई में जाने से हम तापमान और दबाव की भी वृद्धि होती है। अगर दोस्तों हम उल्काओं की बात करें तो उल्काएं भी एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। और आप कहेंगे कि उल्काएं तो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त नहीं होती, फिर ये कैसे अप्रत्यक्ष स्रोत है। लेकिन अगर उल्काओं की बात करें दोस्तों, तो उल्काओं से जो पदार्थ होते हैं उनका जब हम परीक्षण करते हैं तो पृथ्वी के पदार्थों से कुछ तथ्य जो होते हैं वो सेम मिलते हैं। तो उल्काओं के परीक्षणों के आधार पर भी हम अप्रत्यक्ष स्रोतों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझ सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे विभाजित किया गया है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रदर्शित करता है। भूकंप का साधारण अर्थ दोस्तों पृथ्वी में कंपन। अब भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है दोस्तों, अर्थात भूकंप आते क्यों हैं? तो भू प्रॉपर्टी की जो शैलें हैं दोस्तों, उसमें गहन दरारें होती हैं जिन्हें हम भ्रंश कहते हैं। जो भू प्रॉपर्टी की शैलें होती हैं उसके बीच में दरारें होती हैं जिसे हम भ्रंश कहते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों कि भ्रंश घाटियाँ, तो जिसे हम कहते हैं भ्रंश। तो भू प्रॉपर्टी की जो शैलें हैं वो प्रायः जो भ्रंश होते हैं दोस्तों, उसके किनारे किनारे से ऊर्जाएं निकलती है। भ्रंशों के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशाओं में गति करती है। जो भ्रंश होते हैं दोस्तों, उनके दोनों तरफ शैलें जो होती हैं वो विपरीत दिशाओं में गति करती हैं। इसके कारण होता है क्या दोस्तों, इसके परिणाम जो शैलखंड विकृत हो जाते हैं और अचानक एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, जिसके कारण वहाँ से ऊर्जाएं निकलती हैं और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान हो जाती हैं। अब दोस्तों वह स्थान जहाँ से ऐसी ऊर्जाएं निकलती हैं भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से कि आप जापान में भूकंप का केंद्र इस जगह पे था, या फिर नेपाल में भूकंप का केंद्र काठमांडू में था। तो फोकस पॉइंट दोस्तों वही होता है, या फिर उसे हम हाइपोसेंटर अवकेंद्र भी कहते हैं। वह स्थान जहाँ से ऊर्जाएं निकलती हैं उसे हम कहते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र या फिर अवकेंद्र भी। भूतल प्रवाह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है, यानी कि भूतल पर धरातल प्रवाह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है, उसे दोस्तों हम ईपी सेंटर या फिर अवकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर या फिर अधिकेंद्र। अब दोस्तों हम समझते हैं कि भूकंपीय तरंगे होती क्या हैं। तो सभी प्राकृतिक भूकंप
जो होते हैं दोस्तों स्थल मंडल में आते हैं। अब स्थल मंडल क्या है दोस्तों, तो स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को हम स्थल मंडल कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। भूकंप जब आते हैं दोस्तों तो सिस्मोग्राफ रिएक्टर स्केल के थ्रू अब भूकंप तरंगों को अभिलेखित करते हैं यानी कि देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि टाइप ऑफ सीजबी वेव्स होते क्या है, यानी सीजबी वेव्स से भूकंपीय तरंगों के प्रकार है क्या। तो दोस्तों उसमें सबसे पहला है प्राइमरी वेव या फिर प्राथमिक तरंगे जिसे हम कहते हैं, या पी तरंग यानी कि पी फॉर प्राइमरी और पुश के रूप नाम से प्रचलित है। इसे हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं या धक्का देती हुई चलती है, इसीलिए इसे अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कही जाती है, पी, एस और एल। तो जो पी तरंगे होती हैं वो उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। पी तरंगों का संचरण जो पी तरंगों का संचरण वेग होता है वो सबसे अधिक होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड पी तरंगों का संचरण होता है। सभी तरंगों में पी तरंगों, एस तरंगों और एल तरंगों में सबसे तेज संचरण होता है दोस्तों पी तरंगों का। जो एस तरंगों का संचरण है दोस्तों वो होता है 5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड, और 1.5 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों एल तरंगों का संचरण। आगे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। ये तरंगे अन्य किसी भी तरंगों से सबसे पहले पहुंचती है, इस कारण इन्हें प्राथमिक तरंगे के रूप में भी जाना जाता है। ये तरंगे यानी पी तरंगे अन्य किसी भी तरंगों यानी एस तरंगों और एल तरंगों से सबसे पहले पहुंचती है, इस कारण इसे प्राथमिक तरंग के रूप में जाना जाता है। ये तरंगे पृथ्वी के सबसे अंदर भूकंप केंद्र से प्रारंभ होकर पृथ्वी के ठोस, तरल और गैस सभी मार्गों में को पार करते हुए भूपृष्ठ पर पहुँचती है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी तरंगे पदार्थ की तीनों पार्टों में होकर जाती है, यानी कि तीनों मार्गों से होकर जाती है, ठोस, तरल और गैस से तीनों मार्गों को पार कर जाती है। जो पी तरंगे होती है, जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, वो ठोस, तरल और गैस सभी मार्ग को पार कर भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं। पी तरंगे आगे पीछे धक्का देते हुए चलती है, यानी कि पुश रूल को फॉलो करती है। पी तरंगे आगे पीछे धक्का देती हुई चलती है। इनका जो भ्रमण पथ होता है दोस्तों वो कॉनकेव होता है, यानी कि इनका जो भ्रमण पथ होता है वो अवतल होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंडरी और सेक वेव, द्वितीयक तरंगे। इसे हम एस कहते हैं, एस फॉर सेकेंडरी और सेक वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं क्योंकि आड़े तेड़ से चलती है, इसलिए इनका नाम पड़ा दोस्तों ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंगे, तो एग्जाम में पूछा जाए कि अनुप्रस्थ तरंगे इनमें से कौन है, पी, एस और एल। तो जो एस तरंगे होती हैं, जो एस वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स या सेक वेव्स, उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे या फिर ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। इन तरंगों का संचरण वेग पी वेव से कम होता है, यानी कि इनका जो संचरण वेग होता है दोस्तों वो 5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड संचरण वेग होता है एस तरंगों का। एस तरंगे अपने धीमी गति के कारण धरातल पर पी तरंगों की अपेक्षा देर से पहुंचती हैं, अतः इन्हें द्वितीयक तरंगे या फिर गौड़ तरंगे भी कहते हैं। एस तरंगों को दोस्तों इसीलिए द्वितीयक तरंगे या गौड़ तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम में चलती है, पदार्थ के सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरती हैं एस तरंगे। एस तरंगे तरल भाग से नहीं गुजर सकती। अब एग्जाम में पूछा जाए कि एस तरंगे पदार्थ के किस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं, तो ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। एस तरंगे तरल भाग से यानी कि जो द्रव हुए वहाँ से नहीं गुजर सकती। इस तरंगे आगे पीछे धक्का ना देकर यानी कि पुश का रूल ना फॉलो करके ये आड़े तिरछे भाग में ट्रांसवर्स वेव्स की फॉलो में रूल को फॉलो करती है। इनका जो भ्रमण पथ होता है दोस्तों वो अवतल होता है, कॉनकेव होता है। एस तथा पी तरंगे की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। जो एस तरंगे हैं दोस्तों वो पी तरंगों की तुलना में तो अधिक खतरनाक होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग वेव्स यानी कि लंबी तरंगे, या फिर इसे हम कहते हैं लव, एक साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम पे लव वेव्स भी इन्हें हम कहते हैं। ये लंबी तरंगे लॉन्ग तरंगे होती हैं। इनका जो संचरण वेग होता है दोस्तों 1.5 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है संचरण वेग एल वेव्स का। एल तरंगों का संचरण केवल धरातलीय भागों में होता है, इस कारण इन्हें धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। जो एल तरंगे दोस्तों इनका संचरण सिर्फ धरातलीय भागों पर होता है, इसलिए इसे हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एल तरंग का जो भ्रमण होता है वो उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। एल तरंगों का जो भ्रमण पथ होता है दोस्तों वो उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। एल तरंगे आड़े तिरछे यानी जिगजैग मोशन में चलती हैं। एल तरंगे जल से भी होकर गुजर सकती हैं। एल तरंगे जल से भी होकर गुजर सकती है। ये तरंगे बहुत अधिक गहराई पर लुप्त हो जाती है। एल तरंगों में कंपन की गति सर्वाधिक होती है, अतः इन्हें सबसे विनाशकारी तरंगे भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि एल, एस और पी में सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं दोस्तों, तो जो एल तरंगे हैं, जो लंबी तरंगे, जो लॉन्ग वेव्स हैं, वो सबसे विनाशकारी तरंगे आए। अब दोस्तों समझते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को कितने पदों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों भूकंपीय तरंगों के आधार पर ऑन द सीजमिक वेव्स अर्थ को 3 परतों में, 3 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों। भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट, मेटल और केंद्रीय भाग यानी कि क्रोड।
के रूप में बांटा गया है भूकंपीय तरंगों के आधार पर। अब समझते हैं दोस्तों कि भूप्रपर्टी क्रस्ट होता क्या है। तो पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र को हम भूप्रपर्टी यानी क्रस्ट कहते हैं। यह बहुत भंगुर होता है, यानी कि ब्रिटल पार्ट होता है, जो जल्दी ही टूट जाने की प्रवृत्ति इसमें होती है। महाद्वीपों में भूप्रपर्टी की मोटाई महासागरों की तुलना में अधिक होती है। महाद्वीपों के नीचे भूप्रपर्टी की मोटाई 30 किलोमीटर तक है। महासागरों के नीचे भूप्रपर्टी की मोटाई 5 किलोमीटर तक है। तो पूछा जाए दोस्तों कि महासागरों के नीचे भूप्रपर्टी यानी क्रस्ट की अधिकतम यानी औसत मोटाई कितनी है। तो औसत मोटाई दोस्तों है 5 किलोमीटर महासागरों के नीचे भूप्रपर्टी की। पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और अधिक हो जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे भूप्रपर्टी की मोटाई 70 किलोमीटर तक है। भूप्रपर्टी का घनत्व जो होता है दोस्तों वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भूप्रपर्टी का घनत्व। भूप्रपर्टी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, जिसे हम कहते हैं सीआल SI फॉर सिलिका, Al टेंस टू एल्युमिनियम। इस परत को हम लिथोस्फीयर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो पूछा दोस्तों कि निम्न में से यानी कि मेटल, कोर और क्रस्ट में से किसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो जो दोस्तों क्रस्ट है यानी कि जो भूप्रपर्टी है उसे हम लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों मेंटल की। भूप्रपर्टी के नीचे वाले भाग को हम मेंटल कहते हैं। यह 2900 किलोमीटर तक की गहराई में पाया जाता है। पृथ्वी का जो आयतन है, आयतन का 83% भाग मेंटल होता है तथा द्रव्यमान का 67% भाग मेटल में होता है। पृथ्वी के मेंटल का निर्माण सियाल, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों सीमा, SIMA। SI फॉर सिलिका, Ma टेंस टू मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम कहते हैं सीमा। दुर्बलता मंडल का विस्तार दोस्तों 400 किलोमीटर तक है। अब दुर्बलता मंडल क्या होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो दुर्बलता मंडल दोस्तों क्रस्ट, निचली क्रस्ट के और ऊपरी मेंटल के बीच का क्षेत्र है, जो 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस मंडल में दोस्तों जो पदार्थ है वो मॉल्टन फॉर्म यानी कि गलित अवस्था में जो लावा होती हैं दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर पहुंचती हैं, इनका मुख्य स्रोत है। यानी कि लावा जो होते हैं दोस्तों यहीं पर अवस्थित होते हैं। जब तेज दबाव के कारण ये पृथ्वी धरातल पाते हैं तो उसे लावा हम कहते हैं। और ये दुर्बलता मंडल का जो विस्तार है दोस्तों ये 400 किलोमीटर तक देखा जाता है। मेटल का जो घनत्व है दोस्तों तो वो 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक होता है, यानी कि नियर अबाउट 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है मेटल का घनत्व। निचला मेटल ठोस अवस्था में है। इस परत को हम पायरोस्फीयर कहते हैं। तो पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है मेटल। अब बात करते हैं दोस्तों कोर की, यानी केंद्रीय भाग क्रोड की। क्रोड को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। जो बाह्य कोर है दोस्तों वो तरल अवस्था में है, और जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में है। जो कोर है दोस्तों वो निकिल और फेरस से मिलकर बना हुआ है, NiFe, इसीलिए से कहा जाता है नीफे। निकेल और फेरस से मिलकर बना हुआ है। अब दोस्तों जो बाह्य क्रोड है वो तरल अवस्था में है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो घूर्णन की वजह से वो जो तरल वाला पार्ट है वो भी अपने अक्ष पर घूमता है, और ये निकेल और फेरस आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर एक चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, जो पृथ्वी जो दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो इसी कारण से करती है कि जो पृथ्वी का बाह्य क्रोड है वो तरल अवस्था में है और वो निकेल और फेरस से मिलकर बना हुआ है, और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से वहाँ पे चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण पृथ्वी में गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण का बल उत्पन्न होता है और पृथ्वी दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे दोस्तों जब बॉल को ऊपर उछालते हैं तो दोबारा हमारी हाथों में या फिर दोबारा वो पृथ्वी पर आ जाती है। मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। केंद्र भाग में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व 13 घन प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्रोड का निर्माण दोस्तों निकिल व लोहे से हुआ है, निकिल और फेरस से हुआ है, निकिल या लोहे से बना हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं दोस्तों लीफे। इस परत को हम बैरोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चुंबकत्व गुण उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसे हम बैरोस्फीयर भी कहते हैं। आइए दोस्तों एक इमेज के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इनका विस्तार है। तो दोस्तों ये क्रस्ट है जो 30 किलोमीटर तक दिख रहा है आपको। ये ऊपरी मेटल और निचला मेटल है। तो ऊपरी मेटल और निचला मेटल, जो ऊपरी मेटल है दोस्तों, ऊपरी मेटल भी 400 किलोमीटर तक का जो पार्ट है वो गलित अवस्था में, वो मॉल्टन फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं दुर्बलता मंडल या स्थूणोस्फीयर। जो लावा होते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलते हैं, वो स्थूणोस्फीयर में यानी कि दुर्बलता मंडल में पाए जाते हैं, जो गलित अवस्था में होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों निचला मेटल। तो ऊपरी मेटल और निचला मेटल यानी जो मेटल का जो टोटल घनत्व है दोस्तों, डेंसिटी है, वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मेटल का डेंसिटी है। अगर डेंसिटी बात करें दोस्तों क्रस्ट की, तो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है घनत्व यानी डेंसिटी क्रस्ट की। अब दोस्तों हम बात करते हैं
कोर की यानी क्रोड की। तो क्रोड भी दो पार्टों में, आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर में विभाजित है क्रोड भी। कोर का जो दोस्तों आउटर पार्ट है वो तरल अवस्था में, जो कोर का आउटर पार्ट है वो तरल अवस्था में यानी द्रव के फॉर्म में। इसीलिए जो कोर है दोस्तों वो निकेल से बना हुआ है, निकेल और फेरस से, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इस घूर्णन की वजह से ये पार्ट भी घूमता है और निकेल और फेरस आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे चुंबकत्व का गुण होता है। और पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है दोस्तों वो इसी कारण से होता है, क्योंकि यहाँ पे एक गुरुत्वीय बल उत्पन्न हो जाता है, इनके घूमने से चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। जो आंतरिक भाग है दोस्तों, अगर हम पूरी कोर की डेंसिटी देखें तो अधिकतम डेंसिटी इनकी है दोस्तों 13.6 है इनकी डेंसिटी कोर की। अब दोस्तों कुछ हम समझ लेते हैं इस एक फैक्ट के माध्यम से कि इनको कैसे अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज में बांटा गया है। कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि डिसकंटिन्यूटीज कौन कौन सी हैं। अगर दोस्तों ये क्रस्ट है, ये मेटल है और ये कोर है, तो क्रस्ट और मेटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है दोस्तों उसे हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम कहते हैं मोहो रोबिक डिसकंटिन्यूटी। मोहो एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे उन्होंने इस डिसकंटिन्यूटी को यानी कि इस असंबद्धता को पहचाना, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसी तरीके से दोस्तों जो मेटल और कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी है उसे हम कहते हैं दोस्तों लेहमान डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। जो मेटल और कोर के बीच में, मेटल और क्रोड के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है, जो असंबद्धता है, उसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। मेटल और कोर के बीच की असंबद्धता को हम कहते हैं, मेटल और कोर के बीच की असंबद्धता गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। इसी तरीके से दोस्तों अब बात करते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट यानी कि आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच की जो असंबद्धता है, जो डिसकंटिन्यूटी है, उसे हम दोस्तों कहते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की डिसकंटिन्यूटी। इसी तरीके से दोस्तों जो ऊपरी मेटल है, ऊपरी मेटल और निचले मेटल की जो डिसकंटिन्यूटी होती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं रेती एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस डिसकंटिन्यूटी को पहचाना, इस असंबद्धता को पहचाना, इसीलिए इसे कहते हैं हम दोस्तों रेती डिसकंटिन्यूटी, रेती असंबद्धता। दोस्तों इसी तरीके से जो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड यानी कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी है, इसे हम कहते हैं लेहमान डिसकंटिन्यूटी, लेहमान असंबद्धता। अब दोस्तों एक बार और समझ लेते हैं हम कि सियाल सीमा नीफे कहाँ पे हैं और लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर किसे कहते हैं। दोस्तों ये एक पृथ्वी का एक थोड़ा सा पार्ट है। अगर इसे हम क्रस्ट समझे, इसे मेटल समझे और इसे कोर समझे, तो जो क्रस्ट बना है दोस्तों वो सियाल SiAl सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से जो मेटल बना हुआ दोस्तों वो सीमा SiMa से मिलकर बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। और जो कोर है दोस्तों वो निकेल और फेरस से मिलकर बना हुआ है, यानी कि नीफे से मिलकर बना हुआ है। जो दोस्तों क्रस्ट है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्रस्ट जो दोस्तों इसको कहते हैं हम लिथोस्फीयर। जो मेटल है दोस्तों इसको कहते हैं हम पायरोस्फीयर। और जो कोर है दोस्तों इसको कहते हैं हम बैरिस्फीयर। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तथा इस वीडियो की जो लिंक होगी दोस्तों वो लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी टिक कीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।